to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI with me and History Guru, जहाँ पे आज हम नजर डालेंगे 18 जनवरी के दिन घटी घटनाओं पे। क्या घटा था, क्या हुआ था, आइए जानते हैं और देखते हैं For Your Information #FYI के सेशन में आपके लिए क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले स्वागत करेंगे हिस्ट्री गुरु का और आप सभी का, जितने भी व्यूवर्स कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और महिंद्रा गुरु के सारे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। तो बिल्कुल सेशन शुरू करेंगे, लेकिन जानेंगे उससे पहले हिस्ट्री गुरु से कि क्यों ये जरूरी है FYI के सेशन को देखना और इसके साथ लगे हुए क्वेश्चनेयर को ध्यान से पढ़ना। हमारे सभी एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, एग्जाम का माहौल बिल्कुल है और बहुत सारे एग्जाम्स हो भी रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स अब होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म भी भरे गए हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन पर डे हमने डिस्कस किए हैं, वो आपका जो एनटीपीसी स्टेज 2 का एग्जाम आया है उसमें वहां पर अभी तक जो भी एग्जाम हुए एनटीपीसी के, वहां पर एज इट इज क्वेश्चन भी आए हैं और जो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अपनी नजरें गड़ाए रहिए और देखते रहिए कि पता नहीं कौन सा सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज जो नेशनल और इंटरनेशनल, अगर किसी का बर्थडे हो रहा है तो ये भी आपके लिए याद करना जरूरी है कि कौन सी पर्सनालिटी किस सेक्टर से रिलेटेड है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। लेकिन यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर आप बन सकते हैं। देखते हैं आज के दिन की घटना पहली क्या घटी थी, किसको हमें ध्यान रखना है। सो हियर इज द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1778। 18th January was the same day when James Cook is the first known European to discover the Hawaii Islands। तो जेम्स कुक ने पहली बार यूरोपियन होने के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हवाई आइलैंड्स को डिस्कवर किया था। तो सर कहीं ना कहीं पढ़ने में ही ये इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल मैम, अगर कई बार पूछा भी गया है हवाई आइलैंड की खोज किसने की है तो वहां पर कैप्टन जेम्स कुक का नाम लिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है वही, यानी कि आज ही का वो दिन था 18 जनवरी और वर्ष था 1778 को, जब हवाई आइलैंड को डिस्कवर किया गया था बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए, एक डिस्कवर की बात आई है तो चाहे इंडिया की खोज किसने की हो, भारत की, जैसे वास्को डी गामा का श्रेय जाता है, चाहे अमेरिका की खोज कोलंबस को श्रेय जाता है, चाहे आपकी न्यूजीलैंड की खोज है, ऑस्ट्रेलिया की खोज है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो वो आए कैसे, जाने कैसे गए, नोन कैसे हुए, तो वहां पर कोई ना कोई खोज करता रहा है। अब देखिए, अगर जेम्स कुक के बारे में बात आएगी तो रॉयल नेवी का एक कैप्टन था, इसलिए इसको कैप्टन जेम्स कुक कहा जाता है। तो अगर हम क्रक्स के फॉर्म में यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो डिस्कवर वाले जितने क्वेश्चन है कंट्रीज के, आप जरूर देख करके जाएं। और हवाई आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लार्जेस्ट आइलैंड के रूप में भी प्रसिद्ध है, अमेरिका का लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है। इसकी कैपिटल भी याद करके जाइएगा। और जी एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि बराक हुसैन ओबामा का भी यहाँ से कुछ ताल्लुक रहा है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था 1866। 1866 18 जनवरी वाज द सेम डे व्हेन वेस्टलेक कॉलेज मेलबर्न वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से सर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। वेस्टलेक कॉलेज मेलबर्न का बहुत ही जाना माना कॉलेज है, उसका एस्टैब्लिशमेंट है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, आज ही का वो दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1866 महत्वपूर्ण न्यूज है, वेस्टले कॉलेज मेलबोर्न में स्टैब्लिश किया गया। अब देखिए, ये तो आपका न्यूज, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया सर कि 1866 में 18 जनवरी को वेस्टले कॉलेज को मेलबोर्न में स्टैब्लिश किया गया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेलबोर्न कहाँ है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है मेलबोर्न, सारे लोग जानते हैं, और क्रिकेट का खेल का मैदान भी वहां पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपसे भी न्यूज यहाँ पर पूछी जा सकती है। और ये था क्या एक्चुअली, मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिपेंडेंट को एजुकेशनल क्रिश्चियन डे स्कूल था, जो बोर्डिंग स्कूल के फॉर्म में भी था। और ये सारी जो भूमिका थी एजुकेशन के सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं इसने वहां पर इंप्लीमेंट किया था। तो इसलिए ये न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। तो वेस्ले कॉलेज को जरूर याद रखना है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बर्थडेज के सेशन पे आज किन की जन्मतिथि होती है, किन का जन्मदिन होता है 18 जनवरी के दिन। तो पहला अगर पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, सो वी हैव अर्पणा पोपट। 1978 18 जनवरी के दिन जन्मी अपर्णा पोपट जी का जन्मदिन होता है आज। और सर इनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अगर हम नजर डालें तो क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चित पर्सनालिटी। जब भी बैडमिंटन का नाम लिया जाता है तो अपर्णा पोपट का नाम लिया जाता है। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि जब भी बैडमिंटन की बात आती है तो इंडिया का नाम भी आता है, बहुत सारे
प्लेयर भी रहे हैं, साइना नेहवाल भी एक दिग्गज खिलाड़ी रही है बैडमिंटन की। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं, साइना नेहवाल की बात करते हैं, तो वहां पर बैडमिंटन की खिलाड़ी रही हैं। लेकिन अपर्णा पोपट का सबसे पहले नाम लिया जाता है। खेल जगत में जो खेल के बैडमिंटन का जो वर्ल्ड है उसमें दीदी के नाम से जानी जाती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में अगर हम जाने, नेशनल चैंपियन भी रही हैं 1997 से लेकर 2006 के बीच में नेशनल चैंपियन रही हैं। अर्जुन अवार्ड भी इनको 2005 में दिया गया। तो ये इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूज आपकी बन सकती है। 9 टाइम इन्होंने रिकॉर्ड अपना बरकरार रखा है जो बैडमिंटन जगत से संबंधित है और भारत की एक खेल प्रतिभा के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट पर्सनालिटी वी हैव एमजी रानाडे। 1842 18 जनवरी के दिन इनका भी जन्म हुआ था। तो सर एमजी रानाडे जी का नाम किससे जुड़ता है? बिल्कुल मैम, इससे पहले भी हम इनका नाम डिस्कस कर चुके हैं, सारे हमारे एस्पायरेंट जानते होंगे। वहां पर किसी और न्यूज के रिलेशन में हमने इनको डिस्कस किया था। 18 जनवरी 1842 वही दिन था जब महादेव गोविंद रानाडे साहब का जन्म हुआ था। तो याद रखिए एमजी रानाडे महत्वपूर्ण आपके लिए व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एक जस्टिस के फॉर्म में ब्रिटिश पीरियड में एक न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने काम किया है। भारतीय न्यायाधीश रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं ना कहीं ये संबंधित भी रहे हैं। तो एमजी रानाडे से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑबिचुरी सेक्शन की या डेथ की कि किनकी आज पुण्यतिथि होती है, तो फर्स्ट पर्सनालिटी वी हैव हरिवंश राय बच्चन जी। 2003 18 जनवरी का ही दिन था जब हरिवंश राय बच्चन जी का देहांत हुआ था। तो सर बिल्कुल इनका नाम भी अब छोटा छिपा खुद में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम से ही कई सारी बातें यहाँ बिल्कुल सबके दिमाग में उभर के आ जाती हैं और इनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, बहुत चर्चित पर्सनालिटी और कहा भी जाता है कि मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, इन सारी किताबों की, इन सारी रचनाओं के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन साहब हैं। और विख्यात फिल्म कार अगर हम पूछेंगे, एक बहुत अच्छे हीरो के रूप में भी कार्य कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके ये पिताजी हैं। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा के कवि भी हैं और एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। इनकी अगर सबसे प्रसिद्ध कृति की बात करते हैं तो मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति रही है। और कुछ मैंने नाम लिया है उनको जरूर याद रखिएगा। 13 हार इनकी एक रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तो आपको लोगों को याद ही रहेगा। निशा निमंत्रण, ये भी महत्वपूर्ण है। हलाहल, ये भी महत्वपूर्ण है। और कुछ राजनीति के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। राज्यसभा के ये मेंबर भी नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किए गए थे। और 1938 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था और 1976 में पद्म भूषण सम्मान से भी इनको नवाजा गया। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो आज भी बहुत सारे लोग गुनगुनाते हैं और सारे एक अच्छे समय पर इनकी रचनाएं की जरूर बात की जाती है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट वी हैव सादत हसन मांटो जी। 1955 18 जनवरी के दिन ही इनका देहांत हुआ था। तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे इनके सामाजिक योगदान क्या थे। बिल्कुल मैम, सादत हसन मंटो साहब की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण एक पर्सनालिटी रहे हैं। सादत हसन मंटो साहब उर्दू लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उर्दू लेखक के रूप में। और इन्होंने बहुत सारी लघु कथाओं की भी रचना की है। जी हाँ, याद रखेगा, लघु कथाओं की भी रचना की है। कहानीकार होने के साथ साथ फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। रेडियो पटकथा लेखक के रूप में भी कार्य किया है और एक पत्रकार के रूप में भी अपना योगदान इन्होंने दिया है। तो बिल्कुल कई सारी चीजों, कई सारे क्षेत्रों में काम किया है। तो बिल्कुल एक विशिष्ट पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो टोबा टेक्सिंग महत्वपूर्ण रचना है। धुआं महत्वपूर्ण रचना है। अफसाने और ड्रामे महत्वपूर्ण रचना है। लज्जत ए संग, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, सो आगे अगर हम बढ़े तो वी हैव के.एल. सहगल जी। 1947 18 जनवरी के दिन इनका भी देहांत हुआ था। तो सर के.एल. सहगल जी का नाम कहाँ से जुड़ता है? बिल्कुल मैम, जैसा आप भी जानती होंगी के.एल. सहगल साहब के अगर गीत, पुराने जमाने की फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो के.एल. सहगल साहब के गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं, हमको दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल अगर बात करेंगे कुंदन लाल सहगल, सबसे पहले पूरा नाम बात करेंगे। कुंदन लाल सहगल हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता भी ये रहे हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि इनको सबसे पहले जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार का जो कंसीडर्ड किया गया था उसमें कहीं ना कहीं इनका एक योगदान रहा है। तो ये के.एल. सहगल साहब, कुंदन लाल सहगल साहब अपने गीतों के लिए और फिल्म क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल,
बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन आंसर सेशन किस तरीके के क्वेश्चंस है, क्या इनके आंसर्स है। तो लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया पन्ना आपके जी सामने है। सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। Which place was known as Granary of the East in the modern history? पूर्व का अन्नागार किस क्षेत्र को कहा जाता है? बंगाल, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे ग्रैनरी ऑफ द ईस्ट की, तो हमारे ख्याल से आंसर यहाँ बंगाल और कलकत्ता दोनों ही कंफ्यूजिंग है। जी लेकिन अब यहाँ पे एक बात आ जाती है निकल के पर्टिकुलर कि सूरत और बॉम्बे तो होगा नहीं, क्योंकि जी ये तो आपके वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न चला पार्ट जाता में है। बिल्कुल तो सही आपने बंगाल और कलकत्ता में से सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल। अगर हम देखिए मैम ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, बहुत अच्छा किया है। वेस्टर्न कोस्ट पर हैं, चाहे वो सूरत की बात करें चाहे बॉम्बे की, तो दो तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब बंगाल और कलकत्ता की बात आई है तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कलकत्ता एक पोर्ट के रूप में क्या था, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर स्टेट को हम तवज्जो देंगे क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आपका ए होगा। ए बंगाल इज द राइट आंसर, जिसको कि पूर्व का अन्नागार क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who started अल हिलाल न्यूज़पेपर? अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दीज? तो हमें लगता है सर इसका आंसर या तो मौलाना अबुल कलाम होना चाहिए या नन ऑफ दीज। बिल्कुल मैम, देखिए यहाँ पर आपने बहुत अच्छा ये कहा है कि या तो मौलाना अबुल होगा या नन नन ऑफ ऑफ दीज दीज होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमारे कंफ्यूजन हो कंफ्यूज जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया गया है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ए मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका पूरा नाम है। अल हिलाल अल बिलाग दोनों पत्रिकाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि आजाद पूरा नाम नहीं दिया गया, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आपको अगर शॉर्ट में नाम दिया गया है तो उसी के साथ जाना है। तो इसीलिए इस पत्र के अगर रचयिता पूछा जाए, इसके एडिटर पूछा जाए, तो वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ अस्किनी रिवर? अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चेनाब, गंगा, जमुना, झेलम? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें भी नहीं पता है, तो जी सर आप ही से जानेंगे कि चेनाब, गंगा, जमुना, झेलम। हाँ, अगर हम बात करें तो बिल्कुल चेनाब या झेलम में से इसका उत्तर हो सकता जी है। बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही गेस किया है। देखिए ये वैदिक एज में अगर बात करते हैं, वैदिक एज में, तो उस समय की नदियों के कुछ प्राचीन नाम, अगर हम झेलम को जानते हैं तो उसका भी कुछ एंशिएंट इंडिया में कुछ वैदिक एज में नाम रहा होगा। तो ये यहाँ पर वही सारी नदियां हैं। चिनाब की अगर बात करेंगे तो अस्किनी, यानी कि वैदिक एज में नाम करेंगे। चिनाब का क्या नाम था? तो अस्किनी। गंगा को गंगा के नाम से ही जाना जाता था, जमुना को जमुना के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन झेलम एक अलग नाम है, वितस्ता, याद रखिएगा वितस्ता। अगर झेलम का नाम पूछा जाएगा तो वितस्ता। चिनाब का नाम यहाँ पर पूछा गया है, जो कि अस्किनी आपका सही उत्तर है। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज सिचुएटेड एट? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अद्यार, मद्रास, केरला, आदूर? तो हमें लगता है सर इसका आंसर मद्रास या केरला होना चाहिए। बिल्कुल मैम, देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने थोड़ा सा इससे मोल्ड क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की गई है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये, तो इसके प्रश्न का उत्तर हम आपको दे दे रहे हैं अडयार। अच्छा, तो जितने हमारे एस्पायरेंट ए आंसर कर रहे हैं अडयार, वो सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कौन फाउंडर था, तो यहाँ पर और इसका मुख्यालय अडयार तो आ ही गया, और कौन कौन से नेता लोग इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तो ये ऐसे प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who issued first gold coins? सोने की सिक्कों को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, ईरानियंस या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर जानेंगे आप ही से। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि सोने के सिक्के अगर सबसे पहले चलाने का श्रेय जाता है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपको देख रहा है इंडो ग्रीक, जिसको कि अगर कभी इंडो ग्रीक आपको एग्जाम में ना लिखा हुआ मिले, हिंद एवन लिखा हुआ मिले, तो वो भी आपका सही है। इंडो ग्रीक या हिंद एवन ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। उस सिक्कों से एक क्वेश्चन आपका बनता है। बिल्कुल देखेंगे अगला क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स? संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत मूल अधिकार से हटाया गया है? 44th, 45th, 46th, 49th? तो बात अगर करें यहाँ पे तो सर अमेंडमेंट की बात हुई है, तो आप ही से जानेंगे इसका सही आंसर। बिल्कुल देखिए मैम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
और बहुत बार आया है, आसान क्वेश्चन है, सारे लोग जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया, यानी कि यहाँ पर ए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। The authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from। भारत की संचित निधि से धन निकासी के संबंध में आधिकारिक किसे प्राप्त है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे फंड्स निकालने की बात हुई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो इंडिया के तहत आता है, तो इस अधिकारिता में हमें लगता है सर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होना चाहिए? बिल्कुल मैम गलत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है, संचित निधि। अब देखिए दोनों चीजें मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर एक आर्टिकल 266 है जिसमें भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड को रखा गया, एक आर्टिकल 267 है जिसमें कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि को रखा गया। अच्छा। अब उससे पैसा निकालने का एक प्रोविजन होता है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सरकार को पड़ेगी, सैलरीज का प्रोविजन है, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, ऐसी कुछ भी चीजें आ जाती है, सुनामी आ जाता है, कुछ तहस नहस होता है, तो अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे को कहां से लिया जाएगा? कंटीजेंसी फंड से लिया जाएगा। तो उसके लिए अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल दोनों हाउसेस से होगा, याद रखिएगा, दोनों हाउसेस से वो बिल पास होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, बाद में प्रेसिडेंट तक भी पहुंचेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है भारत की संसद, तो यहाँ पर अपने एस्पेरेंट को हम एक चीज जरूर बताएंगे कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वहां पर आपका आंसर भारत की संसद होगा। जैसा कि कल फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी स्टेज 2 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, तो वहां पर भी जो पार्लियामेंट आंसर था वो करेक्ट था। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वहां पर पार्लियामेंट आपका आंसर सही होगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। द डिसीजन मेड अपॉन एनी बिल एज अ मनी बिल बाय। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल मैम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखिए आर्टिकल 110 की बात की गई है, 110 अनुच्छेद की बात की गई है, जिसमें कि धन विधेयक का प्रोविजन रखा गया है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करेगा। याद रखिएगा, कोई भी बिल जाता है या उसका धन विधेयक कैसे है, प्रमाणित कैसे होगा, स्टार लगाकर के नीचे लोकसभा स्पीकर वहां पर लिखता है कि ये एक धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है। उसके बाद में ही देखिए बिल जैसे ही आएगा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होने के फॉर्म में तो इसलिए कहा भी जाता है, मैंने पहले भी बताया है, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो यानी कि याद रखिएगा कि जब प्रेजेंट होगा तो वो मनी फाइनेंस बिल के फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे ही पास हो जाएगा वैसे ही वो मनी बिल बन जाएगा। तो यानी कि सभी वित्त विधेयक को हम धन विधेयक नहीं कह सकते, लेकिन सारे धन विधेयक को हम वित्त विधेयक कह सकते हैं। बढ़ेंगे आगे कि देखेंगे अगला क्वेश्चन। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी मिश्रण होती है ब्यूटेन ऑक्टेन, ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन इथेन या ब्यूटेन पेंटेन। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। ये पूछा गया है एलपीजी, सबसे पहले एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया मिश्रण होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे घरों में गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है तो वो एलपीजी होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, जो आपको बी आंसर दिख रहा है, ब्यूटेन प्रोपेन आंसर इसका सही है। अब अक्सर गैस कभी लीक होती है तो हमको एक स्मेल आने लगती है, जैसे ही घर में घुसे अगर गैस हम लोग जला करके छोड़ गए, वहां पर लीकेज हो रहा है गैस का, तो वहां पर कुछ हमको एक स्मेल सी आती है, तो वो स्मेल आती है तो उसमें कौन सी गैस मिली होती है, ये भी पूछा गया। तो याद रखिएगा मरकैप्टॉन वो गैस होती है जो वहां पर हमको एक स्मेल सी फील कराती है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जरूर कोशिश करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये अपने अंदर एक टेंडेंसी जरूर आप लोग डेवलप करें। बिल्कुल, देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज गुरुजी? गुरुजी के नाम से कौन जाने जाते थे? बिल्कुल मैम, टैगोर, एमएस गोलवलकर, पीजी तिलक या नन ऑफ दीस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि गुरुजी का नाम आया है और ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। अब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो दे दिया, अब गुरुजी के नाम से नहीं जाने जाते हैं, सारे लोग जान लें। यहाँ पर अगर गुरुदेव, जी बिल्कुल मैम आपने सही कहा, अगर गुरुदेव यहाँ पर दिया गया होता
तो हमारा आंसर ए आर एन टैगोर सही होता। लेकिन यहाँ पर गुरु जी का नाम दिया गया है और पूरा इनको लिखा जाता था श्री गुरु जी। याद रखिएगा, जब भी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आती है, दूसरे नंबर के सरसंघ चालक थे जो कि एम एस गोलवलकर साहब थे, जो कि गुरु जी के नाम से जाने जाते थे। तीसरा ऑप्शन जो बीजी तिलक आपको दिख रहा है, जैसा कि हमने कल चर्चा भी किया था अपने एनटीपीसी के रिव्यू में कि लोकमान्य, लोकनायक, याद रखिएगा, लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, 3 लोक हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका सी ऑप्शन दिख रहा है। अगर लोकनायक पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण, अगर लोकहितवादी पूछा जाएगा तो गोपाल हरि देशमुख। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ खत्म करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI का सेशन यहीं पे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, और कमेंट करके बताते रहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स क्या है, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट। इसके अलावा हिस्ट्री गुरु के साथ हम कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे यहाँ पे 9 बजे महिंद्रा गुरु के चैनल पे, जहाँ पे फिर मुखातिब होंगे कल के दिन की घटनाओं के साथ, बर्थडेज के साथ एंड यस क्वेश्चन बैंक के साथ भी। तो कल तक के लिए बिल्कुल तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और ये याद रखिए कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।